नमस्कार स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 का 10वां लेसन हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न के संदर्भ में, इसके रेफरेंस में हम ऑलरेडी इसके कई सारी वीडियो बना चुके हैं जो कि आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव, क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। उसके बाद इसके नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी और उसके बाद हमने बात की थी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और क्वालिटी या ध्रुवता के बारे में। इसके बाद में कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट पर, बच्चों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर या मेल के जरिए कि एसएन रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके लिए कुछ वीडियोस बनाए जाएं, उसको समझाया जाए। तो इसीलिए 3 से 4 वीडियो एसएन रिएक्शन की, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, जो कि हमको एक बार बीच के टॉपिक को स्किप करना पड़ा और हम एसएन की जो वीडियो है उसको उनको बनाने में लगे। एसएन की जो वीडियो है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो वीडियो है, उसमें दोनों टाइप की, एक्चुअली कई टाइप की एसएन रिएक्शन होती हैं, SNI होती है, SN1, SN2, इस तरीके से कई टाइप की रिएक्शन होती हैं। लेकिन क्योंकि इस लेसन में या हमारे सिलेबस में SN1 और SN2 ही दे रखी हैं, तो उन रिएक्शंस का डिटेल एनालिसिस, उसके एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ उसके अंदर करवाए गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से वीडियो के अंदर इसको समझाया गया है। अभी हम वापस आते हैं हमारे उसी पैटर्न पर, उसी रूट पर जो हम पहले बीच में से छोड़कर और एसएन की तरफ चले गए थे। रेगुलरली आपको यहां पर वीडियोस मिलती रहेंगी। अब रेगुलरली इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहेंगी और आपका एक दायित्व है कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 12th का जो साइंस का रिजल्ट है वो पिछले कुछ दिनों में रिलीज किया गया था। तो एज ए फैकल्टी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बाल विकास स्कूल में और एज ए फैकल्टी श्री SR स्कूल पतरोड़ा में हमारा जो केमिस्ट्री का रिजल्ट है वो बहुत शानदार रहा है। अनूपगढ़ तहसील में श्री SR स्कूल पतरोड़ा की एक बालिका ने अनूपगढ़ तहसील में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सभी प्राइवेट स्कूल्स में दूसरे नंबर पर उसने रैंक हासिल की है केमिस्ट्री में, 97 आउट ऑफ 100। इसके अलावा 96 और 97 भी काफी बच्चे हैं। ये सभी बच्चों की मेहनत है, बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी की और उनके बहुत अच्छे नंबर आए। यहां पर आपको हर चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। कई बार कोई टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी ये वीडियो बनाई जाती है, या क्लास में पढ़ाने का भी एक सिंपल तरीका है कि जब भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूं तब मैं ये सोचता हूं कि 12th क्लास में या 11th क्लास में बैठा हुआ बच्चा क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मतलब आज से 10-15 साल पहले जब हम इन क्लासेस में थे, तब टीचर क्या करवाता था और हमारे दिमाग में क्या चलता था, हमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते थे, उसको लेकर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। बहुत बार कुछ अध्यापकगण इस प्रकार के होते हैं, मेरे कुछ साथी इस प्रकार के हैं, जिनके मन में, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का वहम है, जिनको ये लगता है कि बच्चे जो पूछते हैं, जब बच्चा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करता है तो उनको ये कहते हैं कि तू ज्यादा जानता है कि मैं ज्यादा जानता हूं। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति की अलग अलग धारणा होती है, हर व्यक्ति का अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है कि आप बच्चों को इस वजह से डांट कर चुप करा दें कि तू ज्यादा जानता है या मैं ज्यादा जानता हूं। अगर कोई बच्चा स्कूल में आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, चाहे वो कोचिंग में आ रहा है, ट्यूशन में आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, तो उसका ये हक है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे। अगर बच्चों में क्यूरियोसिटी नहीं होगी, उनके अंदर अगर ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो
हम पढ़ाएंगे किसको? ये तो रटी रटाई चीजें हैं कि किताब के अंदर ये लिखा हुआ उस चीज को हमने पढ़ा दिया। ये हमारे लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि जो किताब के अंदर लिखा हुआ है वो हम पढ़ाएं, लेकिन बच्चों का भी ये फर्ज बनता है, बच्चों की क्यूरियोसिटी, उनके क्वेश्चंस को सुनना भी एक अध्यापक का मूल दायित्व होता है। तो इसलिए सभी जो अध्यापक साथी हैं उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा है आप उसकी बात को सुने। अब सारे के सारे एक जैसे विद्वान नहीं बन सकते कि सभी किसी को 100% केमिस्ट्री आती हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे कि मुझे 100% केमिस्ट्री आती है, 100% इंग्लिश आती है, 100% मैथ आती है। कोई भी टीचर इस प्रकार का नहीं है, ये चीजें सीखने की है। जितना आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे उतनी ही नई चीजें आप सीखते जाओगे। हो सकता है कि आपने मुझसे आज कोई क्वेश्चन किया लेकिन मुझे आज नहीं आता, तो एक अध्यापक होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि कल मैं इस क्वेश्चन का या जैसे ही मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा मैं आपको दूं। सबसे बड़ी चीज है एक स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन, और उससे भी बड़ी चीज है एक टीचर के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जब तक टीचर के अंदर खुद के अंदर ये संतुष्टि नहीं आती कि मैं अपनी तरफ से 100% करने का प्रयास कर रहा हूं, तब तक उसके द्वारा पढ़ाया गया और उसके बच्चों द्वारा पढ़ाया गया एकदम व्यर्थ होता है। तो अभी पिछले कुछ टाइम से धारणाएं चल रही थी, उनके ऊपर मुझे थोड़ा आज इसमें बोलना पड़ा। आप सभी बच्चों का जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं 12th में, जो 10th देकर अभी निकलने वाले हैं और उनका कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है, और जो 11th के बच्चे हैं, आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये कोरोना का नेगेटिव दौर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या कुछ समय पश्चात चला जाएगा और आखिर में हमको वापस यहीं पर ही आना पड़ेगा और इसी चीज को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के ही हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी बच्चे अपने दिमाग में किसी प्रकार की नेगेटिव विचारधारा को डालकर बैठे हैं, किसी भी प्रकार की सोच से प्रभावित हैं, तो वो किसी भी प्रकार की सोच से प्रभावित हुए बिना अपनी किताबों को पढ़िए, अपने गुरुजनों से पढ़िए, क्योंकि ये किताबें और ये गुरुजन ही आपको पार लंघा सकते हैं। इसके अलावा की गई खोखली बातें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से ये आदर्श इस तरीके से करने चाहिए, वो करने चाहिए, इनमें से कुछ बातें जायज होती हैं, लेकिन कुछ बातें सरलता खोखली होती हैं जिनका कहीं पर कोई औचित्य नहीं होता। तो आप सभी का ये दायित्व है, आप सबसे पहले इन चीजों को देखें। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है हैलो एल्केन का रिलेशन। इसके जस्ट पीछे वाला जो टॉपिक था वो था कार्बन हैलोजन बॉन्ड की प्रकृति, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड होता है वो एक प्रकार का पोलर बॉन्ड है, कॉवलेंट है, सहसंयोजक प्रकार का बंध है, लेकिन ध्रुवीय प्रकार का बंध होता है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एज पर डिमांड, जो बच्चों की डिमांड होती है उसकी डिमांड के हिसाब से मैं ज्यादातर हिंदी में रहने का प्रयास करता हूं। अगर आपकी डिमांड आएगी इंग्लिश में पढ़ाने की, तो उसके लिए या तो सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी या इसी वीडियो को बाइलिंगुअल कर दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं हैलो एल्केन के विचलन की, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन की, जिसमें सबसे पहली जो विधि है, टोटल हमारे सिलेबस के अंदर जो हमारी बुक है उसके अंदर 6 विधियां दे रखी हैं। टोटल इसके 6 मेथड्स दे रखे हैं। इन 6 मेथड्स को आगे कुछ क्लासिफाइड किया गया है सब टाइप्स में, किसी के 2 टाइप हैं, किसी के नहीं भी हैं। तो मेन अगर हम बात करें तो मेन इसकी 6 विधियां इसके अंदर दे रखी हैं, जिसमें से सबसे पहली विधि के बारे में हम बात कर रहे हैं एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। सबसे पहली बात, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन का मतलब क्या है, ये होता कहां है, ये होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या हम ये कह सकते हैं फोटोन में। ये फोटोन की उपस्थिति में हमेशा संपन्न होता है। सबसे पहली चीज, एल्केन का क्लोरीनीकरण फोटोन की उपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरी चीज, ये एक प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? श्रृंखला अभिक्रिया है, मतलब चेन रिएक्शन है। एक बार स्टार्ट होने के बाद आगे के आगे चलती रहती है, जब तक कि जो अभिकारक हैं उपलब्ध रहते हैं तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। उसके बाद यह औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
इंडस्ट्रियल जो वे है या इंडस्ट्रियल जो एस्पेक्ट्स है उससे ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। औद्योगिक दृष्टि से ये क्या है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें हमें एक साथ 4 उत्पाद का निर्माण होता है। एक ही अभिक्रिया से 4 उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है और इन चारों उत्पादों को हम अलग अलग कर सकते हैं, हम इनको पृथक कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसमें शुद्ध एल्किल हैलाइड को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 4 एल्किल हैलाइड का 4 एल्काइल हैलाइड्स 4 एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। शुद्ध एल्किल हैलाइड को इससे नहीं प्राप्त कर सकते, हालांकि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा इनको अलग अलग कर सकते हैं। किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा इसको अलग अलग किया जा सकता है। अब आपके लिए अभी का जो क्वेश्चन है, आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है, कुछ इंटरेक्टिव करने का प्रयास करते हैं। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि प्रभाजी आसवन का जो मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो क्या होता है। मूलभूत सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, अर्थात जो प्रभाजी आसवन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस चीज के आधार पर हम इसको कर सकते हैं और प्रभाजी आसवन होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं इसी चीज पर बात करूंगा और उन विद्यार्थियों के बाकायदा नाम भी लिए जाएंगे जो कि इस प्रभाजी आसवन के बारे में बताएंगे। आपके मन में जो भी चीज है, आपको जो भी आता है प्रभाजी आसवन के बारे में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इसे, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट कीजिए। आपके नाम अगले वीडियो में, जो भी इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपके नाम सभी को बताए जाएंगे कि प्रभाजी आसवन के बारे में जो है इन विद्यार्थियों ने हमें बताया है। तो आपका आज का काम है प्रभाजी आसवन क्या होता है, ठीक है, उसको देखना। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर, हेलो एल्केन का विरेचन का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में सबसे पहला है एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बाय द क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के क्लोरीनीकरण में सबसे पहली बात है कि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी या फोटॉन की उपस्थिति में होगी। एक्चुअली दोनों एक ही बात है, सूर्य के प्रकाश से भी हमें फोटॉन ही प्राप्त होता है। फोटॉन को H से प्रदर्शित किया जाता है, E = H, एक फॉर्मूला है, वो फोटॉन का ही फॉर्मूला होता है। उसके बाद दूसरा, ये जो अभिक्रिया है श्रृंखला अभिक्रिया है, मतलब अभिक्रिया चलने के बाद लगातार आगे चलती रहती है जब तक कि अभिकारक उपलब्ध रहेंगे। तीसरी बात औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि इससे हमें 4 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। 4 प्रोडक्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। और आपका आज का क्वेश्चन है प्रभाजी आसवन का मूलभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद इस अभिक्रिया का ड्रॉबैक है, इस अभिक्रिया की एक कमी है, वो ये कि हम इससे शुद्ध एल्काइल हैलाइड को प्राप्त नहीं कर सकते। शुद्ध एल्काइल हैलाइड को इससे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर 4 एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन को, किस तरीके से संपन्न होगी। सबसे पहले CH4 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा HNO। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो अभिक्रिया है ये किससे संपन्न होती है, कौन सी क्रियाविधि है इसकी, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका, फ्री रेडिकल अभिक्रिया क्रियाविधि से संपन्न होती है। CH4 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा, फोटॉन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और सबसे पहले देखिए क्या बनाएगा, क्लोरीन यहां पर जुड़ेगा, मुक्त मूलक योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया है, एडिशन रिएक्शन है और इससे कुछ निकलता भी है बाहर। तो ये देखिए ये लिखेगा CH3Cl प्लस HCl। तो CH3Cl प्लस HCl निकल गया, पहला प्रोडक्ट बन गया। ये कौन सा प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट।
उसके बाद देखिए यही प्रोडक्ट जो होगा, या तो यही प्रोडक्ट ये भी बन जाएगा और इसमें से कुछ हिस्सा आगे फिर क्रिया करेगा किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा, फोटोन की प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन होगी। और अगर पूरी रिएक्शन फोटोन की प्रेजेंस में होती है तो ये रिएक्शन भी फोटोन की प्रेजेंस में होगी और क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl। और ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, दूसरा प्रोडक्ट बन गया। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये डाइक्लोराइड है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कौन सा डाइक्लोराइड होता है। उसके बाद में देखिए आगे CH2Cl2 रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ में और ये भी किसकी उपस्थिति में, HCl या फोटोन की उपस्थिति में। इससे बनेगा CHCl3 ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, थर्ड प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद में आगे CHCl3 रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ में और ये भी किसकी उपस्थिति में, HNO की उपस्थिति में। कई बार कुछ बुक्स के अंदर इन सब चीजों को नहीं दिया जाता, साधारणतः ये माना जाता है कि अभिक्रिया स्टार्ट करने के लिए फोटोन की आवश्यकता है, उसके बाद अभिक्रिया अपने आप होती रहती है। अलग अलग तरीके की प्रपोज्ड मैकेनिज्म होती है, इस वजह से नहीं दिया जाता कई बार। तो इससे क्या बनेगा, CCl4 प्लस HCl। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, फोर्थ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस पूरी की पूरी रिएक्शन से 4 प्रकार के प्रोडक्ट बने हैं। सबसे पहला मिथाइल क्लोराइड, दूसरा है डाइक्लोरोमेथेन, तीसरा है क्लोरोफॉर्म और चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड या पाइप। अब ये चारों का मिश्रण यहां से प्राप्त होता है CH3Cl का, CH2Cl2 का, CHCl3 का और CCl4 का। और इन चारों के मिश्रण को हम अलग कैसे कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसका मूलभूत सिद्धांत क्या होता है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली विधि जो हमने अभी कंप्लीट की वो कौन सी विधि थी, वो विधि थी एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा। ये मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा संपन्न होने वाली विधि है, जिसमें मैथेन से प्रारंभ होकर और हम चलते हैं CCl4 तक। मतलब हम मैथेन या एल्केन से उसका क्लोरीनीकरण प्रारंभ करेंगे और एंड तक चलेंगे और वो कौन सा होगा, CCl4। नेक्स्ट हम दूसरी विधि कर रहे हैं, दूसरी जो चीज कर रहे हैं वो है, ये तो पहली विधि होगी, दूसरी है एल्कीन से। एल्कीन से, एल्कीन से इसका मतलब क्या है, एल्कीन पर HX की योग या क्रिया द्वारा, मतलब एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग या क्रिया द्वारा बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर 2 रूल्स आएंगे। एक रूल जिसके बारे में आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ रूल। और दूसरा इसी के अंदर एक रूल आएगा जिसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, खराश नियम या पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड प्रभाव। खराश एक वैज्ञानिक थे, मार्कोनिकॉफ भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नियम दिया है। ये दोनों नियम एक दूसरे से विपरीत होते हैं और ये ध्यान रखना है, एल्कीन पर जब भी किसी चीज का भी योगात्मक अभिक्रिया होगी, एल्कीन पर जब भी किसी चीज की योगात्मक या एडिशन रिएक्शन होगी, तब ये रूल लागू होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर ही लागू हो रहे हैं, लगभग हर जगह पर जहां पर भी एल्कीन पर कोई एडिशन रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, वहां पर मार्कोनिकॉफ का या पेरोक्साइड इफेक्ट दोनों में से एक चीज लागू होती है। दूसरी बात ये कि केमिस्ट्री जो होती है ये साइंस ऑफ एक्सेप्शंस है, मतलब इसके अंदर अपवाद बहुत आते हैं, तो इस वजह से कई जगह पर कोई एक्सेप्शन इसके अंदर आ जाएगा तो उसको आपको उसी तरीके से डील करना होता है। लेकिन ये भी 100% सत्य है कि प्रत्येक अपवाद का, प्रत्येक एक्सेप्शन का कोई ना कोई रीजन होगा ही होगा, उसको समझाने के लिए किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई थ्योरी दी जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन से या एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा। सबसे पहले एक सामान्य अभिक्रिया देखिए, RCH डबल बॉन्ड CH2,
ये एल्कीन है, इसके ऊपर हम हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन अम्ल जो है उसकी अभिक्रिया कर रहे हैं। हाइड्रोजन अम्ल के रूप में यहाँ पर HI भी हो सकता है, यहाँ पर HBr भी हो सकता है और यहाँ पर HCl भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये अभिक्रिया संपन्न होगी और इस अभिक्रिया में मार्कोनी का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं वहां पर हमें किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। साधारणतः पेरोक्साइड प्रभाव में हमें पेरोक्साइड उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। इन दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है। देखिए यहां पर क्या होगा, इसका नेगेटिव पार्ट तो यहां पर जाके जुड़ेगा और इसका पॉजिटिव पार्ट यहां पर जाके जुड़ेगा। तो इससे बनेगा क्या, देखिए RCHX एंड CH3। तो ये क्या है, ये है एक एल्कीन। एल्कीन के साथ में किसका योग हुआ, HX का, और इससे क्या बन गया, एक हेलो एल्केन बन गया। अब इस अभिक्रिया को हम देखते हैं। मान लीजिए ये अभिक्रिया इस तरीके से होगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है। तो HCl में से क्लोरीन यहां पर आकर जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहां पर आकर जुड़ेगा और ये ऐसे ही क्यों जुड़ता है, इसी को कहते हैं मार्कोनी-काफ का रूल। सबसे पहले मैं रिएक्शन बता रहा हूं, उसके बाद मार्कोनी-काफ का जो रूल है उसको समझाया जाएगा। तो जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन जुड़ेगा इस कार्बन पर, या नेगेटिव पार्ट जो भी होगा वो इस कार्बन पर जुड़ेगा, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो जुड़ेगा एंड वाले कार्बन पर, लास्ट वाले कार्बन पर। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, CH3 CH Cl CH3। तो यहां पर ये क्या था, यहां पर ये था 1 प्रोपीन, या इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन भी लिख सकते हैं। लेकिन ये यहां पर क्या आ गया, यहां पर ये बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये तो क्या था, एल्कीन था, और ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, 2 हेलो एल्केन है ये। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से R की जगह पर आप अलग अलग कार्बन यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये है एक सामान्य प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है, HX का योग होता है। HX जब भी एल्कीन पर कार्य करेगा, मतलब है जो हैलोजन अम्ल है, इसको हैलोजन अम्ल बोलते हैं, हैलोजन एसिड बोलते हैं, या हैलोजन हैलाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। तो उसमें जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन पर अटैच्ड होगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस कार्बन पर अटैच्ड होगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, और जो उसका पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पर अटैच होगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पर अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, यही मार्कोनी-काफ नियम है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को नोट डाउन कीजिए, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है एल्कीन से किस तरीके से इसका योग होगा, और एल्कीन से योग होने पर किस प्रकार से हमें यहाँ पर जो उत्पाद है वो प्राप्त होता है। हम कर रहे हैं हेलो एल्केन के विचलन की विधियां। दूसरी विधि हमने स्टार्ट कर दी है, टोटल इसकी 6 विधियां होती है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसकी क्रियाशीलता को देख लेते हैं। क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम मतलब हम इसको कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑर्डर, किस तरीके से होगा। लेकिन ये है किसके लिए, HX के लिए। तो HX में सबसे ज्यादा HI क्रियाशील होगा, उसके बाद में HBr क्रियाशील होगा और उसके बाद में HCl क्रियाशील होगा। तो HCl इस अभिक्रिया के प्रति सबसे कम क्रियाशील होता है, लेकिन फिर भी हमने इसी का एग्जांपल लिया है क्योंकि जनरली यही एग्जांपल सबसे ज्यादा चलता है और बच्चों के भी ये एग्जांपल जो है वो सबसे ज्यादा समझ में आता है। तो HI, क्योंकि HI के अंदर बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इस वजह से ये सबसे जल्दी टूटकर और आयोडीन को दे देगा इस कार्बन पर। HBr का बॉन्ड थोड़ा सा मुश्किल से टूटता है और HCl का बॉन्ड और मुश्किल से टूटता है, इस वजह से इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। और जो R है, जो हमने यहाँ पर ये R ले रखा है, इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। R इक्वल टू मे बी CH3 हो सकता है, ये भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, उसके अलावा C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कार्बन की संख्या अलग यहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को एक बार और समझा दूं आपको। R की जगह पर यहाँ पर CH3 जैसे हमने नीचे ले रखा है, आप C2H5 भी ले सकते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं।
और जो यहाँ पर है, यहाँ पर HCl, HI, HBr इन तीनों में से कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन परऑक्साइड प्रभाव के अंदर ये चीज नहीं चलती, वो आगे हम बात करेंगे किस लिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता है, सबसे ज्यादा जुड़ेगा वो HI होगा, उसके बाद में HBr और उसके बाद में HCl। इसका रीजन ये है कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होने के कारण इसको तोड़ना आसान है, तो I आसानी से टूट जाएगा और H आसानी से टूट जाएगा। इसका थोड़ा मुश्किल है और इसका और भी ज्यादा मुश्किल है। तो अभी हमने इस रिएक्शन के बारे में बात की जिसमें हैलोजन अम्ल जो है वो क्रिया करता है एल्कीन के साथ में और फॉर्मेशन करता है जो हेलो एल्कीन है उसकी। अब इसमें एक और चीज देखिए, अब हम मार्कोनी काफ नियम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमने किया क्या था, नेगेटिव पार्ट को जोड़ा था उस कार्बन से जो डबल बॉन्डेड है और जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और पॉजिटिव पार्ट को जोड़ा था उस कार्बन से जो डबल बॉन्डेड है और जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब देखिए कैसे, अब इसी के अंदर एक नियम लगता है जिसे हम कहते हैं मार्कोनी-कॉफ का रूल। अब अगर ये आपके एग्जाम में आता है और केवल आपसे रिएक्शन पूछी जाती है तो आपको केवल यहीं तक लिखना है बस। अगर मार्कोनी-कॉफ का नियम पूछा है, मार्कोनी-कॉफ का नियम वैसे सामान्यतः बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, जो आपकी कंपटीशन है उसके अंदर आता है। 11th के अंदर ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उसके अंदर ये आता है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। नीट के अंदर, JEE के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं उसके बारे में बता दूं, हम कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे इसके अंदर क्योंकि हमारे सिलेबस में जितना पार्ट दे रखा है उसी को कवर करेंगे। और इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान या कोरोना के समय में केवल सिलेबस कवर हो जाए इतना ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या यही बहुत मुश्किल काम लग रहा है क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने में भी टाइम है। तो सिलेबस किस तरीके से कवर होगा, कौन सा सिलेबस कम होगा ज्यादा होगा, उस पर अभी डिस्कशन चल रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले सिलेबस पूरा करवाने पर फोकस किया जाएगा। तो यहीं पर हम बात करते हैं, इसी के अंदर एक नियम लगता है मार्कोनी-कॉफ का नियम, मार्कोनी-कॉफ रूल। अब देखिए इसमें होता क्या है, इस नियम के अनुसार मैं इस नियम को बोल देता हूं, जब HX का योग मैं यहाँ पर HX के संदर्भ में बोल रहा हूं और भी कहीं पर किसी और नेगेटिव पॉजिटिव के संदर्भ में आ सकता है, उसके रेफरेंस में आ सकता है। जब HX का एडिशन किसी एल्कीन के साथ किया जाता है, जब HX का एडिशन किसी एल्कीन के साथ किया जाता है तो HX का नेगेटिव पार्ट मतलब X माइनस, तो HX का नेगेटिव पार्ट मतलब X माइनस उस कार्बन से जुड़ेगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगी और जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और उसका पॉजिटिव पार्ट मतलब H प्लस उस कार्बन से जुड़ेगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगी और जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। वापस देखिए, जब HX का योग एल्कीन के साथ किया जाता है तो HX का X माइनस मतलब नेगेटिव पार्ट एल्कीन की उस कार्बन से जुड़ेगा जो डबल बॉन्डेड होगी और जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और इसके अलावा जो HX का पॉजिटिव पार्ट मतलब H प्लस है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जो डबल बॉन्डेड होगी और जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी मैं मतलब आपको इसका जो बता देता हूं थोड़ा सा। तो X माइनस जो होगा, जैसे HX का है ये, अभी हमारे पास मान लीजिए HX है, ये टूटेगा किसमें, HX प्लस X माइनस में। तो X माइनस कहां पर जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे, और H प्लस या धनात्मक कहां जुड़ेगा, ये X माइनस कोई जरूरी नहीं है, इसको हम हमेशा नेगेटिव पार्ट या ऋणात्मक भाग कहते हैं। H प्लस या धनात्मक कहां जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रख लें। HX में जैसे ही ये इस तरफ जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो HX में मार्कोनी-कॉफ नियम ये कहता है कि HX का नेगेटिव पार्ट उस एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा
जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। इसका एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए ये आपने लिख लिया होगा, इसका मैं एग्जांपल ऊपर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसका एग्जांपल है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, मान लीजिए ये है, ठीक है। अब HBr में से ये इसका नेगेटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, इधर, और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, इधर, ठीक है। तो मैं अभी इसको अलग कलर से ही शो कर देता हूं, HBr ऐसे। तो अब देखिए मैं यहां पर इसको शो करता हूं नीचे, देखिए होगा क्या, ये तो अलग चीज है, इसको तो आपने यहाँ पर मेंशन कर लिया होगा, इसको लिख लिया होगा, तो मैं इसको आगे यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। देखिए CH3CH CH2, यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर तो आ जाएगा Br, यहां पर तो आ जाएगा Br, और यहां पर क्या आ जाएगा H। तो ये क्या बन गया CH3, ये क्या बन गया CHBr, और ये क्या बन गया CH3। तो इसका मतलब यहाँ का हाइड्रोजन तो इस कार्बन पर आ गया, और ये ब्रोमीन कहां पर चला गया, इस कार्बन पर। यही नियम था मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार, जब भी HX या पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चीज एल्कीन के साथ में रिएक्शन करेगी, तो ये किसके साथ में रिएक्शन करेगी, एल्कीन के साथ में रिएक्शन करेगी, तो उसमें इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे और डबल बॉन्डेड हो, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। इसका रीजन देख लीजिए जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। ये मार्कोनी-काफ का नियम है, ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो उसका रीजन नहीं बताते, 12th में इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर इसके रीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है, अगर आपने इससे पहले एसएन रिएक्शन देखी हो, एसएन रिएक्शन की वीडियो देखी हो, तो एसएन रिएक्शन में एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। उसमें एक टर्म आती है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, ऐसे कार्बन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे कार्बन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उनको कार्बोकैटायन कहते हैं। और कार्बोकैटायन की जो स्थायित्व है, कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है वो कैसे होगा, वो होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम होता है मिथाइल कार्बोकैटायन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो है ये ब्रोमीन, ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये केवल वहीं जुड़ सकता है जहां पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से इन इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर, जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बन गया, ये कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इस पर आता, अगर पॉजिटिव चार्ज इस पर आता तो ये क्या बनता 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और उस 1 डिग्री कार्बोकैटायन की कंडीशन में ब्रोमीन यहां पर जुड़ता। लेकिन अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री यहां पर दोनों बनने की संभावनाएं हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 डिग्री, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 डिग्री। तो यहां पर 2 डिग्री बनता है क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए जब कार्बोकैटायन 2 डिग्री होगा तो इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ब्रोमीन भी यहां पर आके जुड़ जाएगा। एक छोटा सा इसकी एक थ्योरी थी, एक समझाने का तरीका था किस तरीके से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे इसकी एक और जो चीज है इसी के अंदर आती है, होपफुली आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं और हम उस पर एक एक्स्ट्रा वीडियो और बनाएंगे। अब इसी के अंदर एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं परऑक्साइड प्रभाव। परऑक्साइड प्रभाव, परऑक्साइड प्रभाव, परऑक्साइड प्रभाव या इसी को बोलते हैं खराश प्रभाव, या इसी को बोलते हैं प्रतिमार्कोनी काफ, प्रतिमार्कोनी काफ, प्रतिमार्कोनी काफ प्रभाव। प्रतिमार्कोनी काफ को बोलते हैं एंटी मार्कोनी काफ लॉ, परऑक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनी काफ, ये तीनों है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए हमारे पास यही प्रोडक्ट है। अब ये इसमें एक चीज ध्यान रखनी है,
केवल परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यह प्रभाव तभी होगा जब परोक्साइड कोई कैटलिस्ट होगा। और परोक्साइड क्या होता है? परोक्साइड होता है ये, मतलब ऑक्सीजन जब चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे उसको परोक्साइड कहते हैं। साधारणतः हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं, R2O परोक्साइड। दूसरी चीज, केवल HBr का योग। परोक्साइड प्रभाव केवल तभी होगा जब एडिशन ऑफ HBr होगा, मतलब केवल जब HBr का योग होगा, HBr का एडिशन होगा, तभी परोक्साइड प्रभाव आता है, इसके अलावा नहीं आता। अगर आप HI का एडिशन करेंगे तब ये नहीं आएगा, और अगर आप HCl का एडिशन करेंगे तब भी ये नहीं आएगा। इसका कारण फटाफट सुन लो क्या होता है। देखिए, HI को जब भी तोड़ा जाएगा, HI को तोड़ा जाएगा तो HI की एक संभावना होती है, HI टूटकर I2 बनाने को ज्यादा वरीयता देता है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तभी तो आगे जुड़ेगा एल्कीन के साथ में, और जब तक हम इसको एल्कीन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तब तक आयोडीन बन जाता है। ठीक है। और HCl की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसको ये परोक्साइड तोड़ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब परोक्साइड द्वारा HCl का तो बॉन्ड नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक Cl यहां से निकलेगा नहीं ये एल्कीन के साथ जुड़ेगा नहीं। दूसरा, HI को ये तोड़ सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन इसकी उपस्थिति में जो आयोडीन है ये I2 बना देता है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे लिए आयोडीन उपलब्ध है, तो बच क्या गया? सिर्फ HBr। अब देखिए, अब इसमें एक और चीज है, आपने यहां पर देखा कि पीछे जो हमने एक अभिक्रिया की थी वो थी इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया। अभी थोड़े टाइम पहले जो हमने की थी उसको हम योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया थी वो। और ये जो अभिक्रिया होती है इसका एक अलग प्रकार का एक हम ये कह सकते हैं इसकी क्रियाविधि होती है, ये होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि है इसमें। वहां पर कार्बोकैटायन युक्त क्रियाविधि थी, लेकिन यहां पर कौन सी है? मुक्त मूलक प्रकार की क्रियाविधि है। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, कई बार परोक्साइड प्रभाव और मार्कोनिक आप में अंतर पूछ लेते हैं, जो आपके जेई नीट वगैरह के अंदर आते हैं, तो वहां पर 4 ऑप्शन के अंदर होता है कि परोक्साइड प्रभाव में कौन सी क्रियाविधि होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है इसमें, और दूसरे में जो कार्बोकैटायन से उसकी जो रिएक्शन है वो संपन्न होती है। तो देखिए इसमें रिएक्शन में देखिए होता क्या है, जस्ट अपोजिट है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ROOR, ये परोक्साइड है, परोक्साइड की उपस्थिति में ही होगा। यहाँ पर मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया होगी, सबसे पहले मुक्त मूलक का निर्माण करेगा, आगे जुड़ती जाएगी, वो एक अलग अभिक्रिया है, सिलेबस में नहीं है हमारे इसकी क्रियाविधि। तो इसमें होगा क्या, हम अगर इसको मार्कोनिकॉफ नियम के हिसाब से करते तो ब्रोमीन को यहां जुड़ना चाहिए था और हाइड्रोजन को यहां जुड़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये किस तरीके से हो रही है, परोक्साइड प्रभाव है, तो इसमें बिल्कुल विपरीत होगा। परोक्साइड प्रभाव में ये ब्रोमीन यहां पर जुड़ेगा और ये यहां पर जुड़ेगी, तो बनेगा क्या? देखिए बड़े ध्यान से इसको देखिए, यहां पर देखिए CH3 CH2 एंड CH2Br, मतलब ये क्या था, ये था प्रोपीन, और यहां पर क्या बन गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहां पर क्या, प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है परोक्साइड प्रभाव में, और अगर परोक्साइड प्रभाव ना हो, मार्कोनिकॉफ हो, तो मार्कोनिकॉफ में क्या बनता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अभी इन दोनों को कंबाइंड रूप से यहां पर लिख देते हैं, इस तरीके से रिएक्शन होगी। देखिए ये परोक्साइड प्रभाव आपको समझ में आ गया। केवल परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मुक्त मूलक प्रकार की क्रियाविधि होती है, केवल HBr का योग होगा, HCl HI का योग यहां पर नहीं किया जा सकता, और मार्कोनिकॉफ के एकदम विपरीत प्रकार की क्रिया संपन्न होती है। देखिए अब हम इन दोनों को कंबाइंड यहां पर लिखते हैं। दूसरी अभिक्रिया एल्कीन, इसी को मैं कर रहा हूं एल्कीन प्लस HX के योग द्वारा, ठीक है, जिससे किसका निर्माण होता है, मान लीजिए हम यही एल्कीन ले लेते हैं CH3 CH CH2। अब 2 प्रकार से रिएक्शन संपन्न होगी, प्लस HBr प्लस HBr।
यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी उत्प्रेरक नहीं है, और यहां पर उत्प्रेरक कौन सा है, ROOR। यहां पर पेरोक्साइड उत्प्रेरक है और इस तरफ कोई उत्प्रेरक नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सी रूल द्वारा होगी, ये होगी मार्कोनिकॉफ, और ये कौन से रूल द्वारा होगी, पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, HBr का दोनों में योग हो रहा है सेम, यहां से प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHBr एंड CH3, मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2Br, मतलब 1 ब्रोमो। ये एल्कीन का योग है। अगर मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा तब ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगेगा, पेरोक्साइड प्रभाव बनेगा, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में सेम एल्कीन ली गई है और दोनों में सेम ही अभिकारक लिए गए हैं। तो यहां तक आज हमने की इसकी दो विधियां, जिसके अंदर हमने सबसे पहली विधि की थी एल्केन से हेलोएल्केन का निर्माण क्लोरीनीकरण द्वारा, और दूसरी जो विधि हमने की है वो है एल्कीन और हाइड्रोजन अम्ल के योग द्वारा, जिसमें दो महत्वपूर्ण चीजें आपको करवाई गई हैं, एक है मार्कोनिकॉफ का नियम, एक है पेरोक्साइड प्रभाव। यहां तक आप इसको नोट डाउन करोगे और करके देखोगे, कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।